Rest of the 7 consisting of 50%. अच्छा, 25% जनरल नॉलेज है, 25% इंग्लिश है, और 50% जो है वो है आपका लॉ का। तो चूंकि हम लोगों ने स्क्रीनिंग आउट जो है उसमें अपीयर होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए मैंने जो लास्ट टाइम हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि विच सब्जेक्ट्स और विच इंस्टीट्यूट्स यू शैल बी डीलिंग विथ एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कंज्यूमर कोर्ट, क्योंकि ये तमाम की तमाम जुरिस्डिक्शंस जो है वो असाइन होती हैं आपको एज ए सिविल जज, जब आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिविल जज के तौर पे काम कर रहा होता है। तो लुकिंग इनटू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मैंने जो ऑर्डिनेंस 1961 है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए। ये थोड़े एग्जॉस्टिव बनाए मैंने, ताकि अब जाहिर है कि जब आपका क्वेश्चन पेपर जो 50% कंसिस्ट करेगा, समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स का, तो उसमें डेफिनेटली सारे के सारे सवाल जो है वो फैमिली लॉज पे तो नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज खड़े होकर या इससे पहले जो मेरा लेक्चर था, दैट सिंस पर्टेन टू द फैमिली लॉज, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि किसी सूरत आप लोगों को फैमिली लॉज पे अगर कोई सवाल आ जाए तो वो अनअटेंडेड ना जाए और मिस ना हो। तो मैंने सिंपल फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है उसमें से 50 सवाल ऐसे चुने हैं जो आप और हम बैठ के एक साथ हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ अब चूंकि ये पहला सवाल जो है ये बड़ा कैटेगरिकल और क्लियर भी है, वो बड़ा आसान भी है, इसलिए जो है वो बिल्कुल जाहिर नजर आ रहा है, इसका तो जवाब आप लोग दे सकते हो कि जनाब व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। अच्छा, मैंने जो आंसर है उसको बोल्ड कर रखा है। ठीक है, तो लेट्स एग्जामिन यू। आप लोगों का माशाल्लाह इससे पहले भी आपने प्रिपरेशन की है। ये इम्तिहान आपको पास या फेल करने के लिए नहीं है, ये लर्निंग के लिए है। तो आप इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कीजिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961? इसका आंसर जो है इसमें दिया हुआ है, टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज। अब बाकी के तीन अगर जवाब देखें तो इस्टेब्लिश न्यू इस्लामिक लॉज फॉर पाकिस्तान, टू कोडिफाई एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉज रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली, टू सेंट्रलाइज रिलीजियस अथॉरिटी इन पाकिस्तान। टोटल इरेलेवेंट जवाब है। अच्छा, जब भी आप एक याद रखिएगा चीज, ये खास तौर पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने जाइएगा, थोड़ा सा टाइम स्पेयर करिएगा आप इसकी, एक तो अभी से प्रैक्टिस कर लें ताकि उस वक्त वो चीज आप एक्सपीडिशियसली कर सको। सबसे पहली बात, आप ये टेक्निक जहन में रख लीजिए कि जो क्वेश्चन होता है उसी में ही जवाब होता है। 80% आपको जवाब उसी में मिलेगा। अगर आपका जो है वो टेंटेटिव काइंड ऑफ रीडिंग भी हुई हुई है ना किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, तो आपको 80% जवाब उसी सवाल में मिलेगा। देखिए यहां पे अगर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, अब फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जब आ गया मुस्लिम फैमिली लॉज, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जनाब ये इट इज कन्फाइनिंग इट्स डेफिनेशन टू द मुस्लिम लॉज। अब आता है कि जनाब फैमिली लॉज है, मुस्लिम लॉ तो आ गया लेकिन फैमिली लॉ से रिलेटेड है, क्योंकि उस वक्त तो तमाम के तमाम जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें तो जनरली सवाल जो है वो बिखरे हुए होंगे ना। तो उस वक्त सबसे पहले तो अपने आपने अपनी सोच को कन्फाइन करना है, उस टाइटल तक लेके जाना है अपने आप को कि ये कौन से। अब जैसे ही आप फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का रेफरेंस अगर उसके अंदर दिया होगा, तो आपकी जो स्केटर्ड थिंकिंग होगी कि जनाब पता नहीं कौन से सब्जेक्ट्स में से आएगा या कौन से सब्जेक्ट में से आएगा, तो यहां पे आप स्पेसिफाई हो गए फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर। ठीक है, तो तकरीबन आपका इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं विजिबल करूंगा सिर्फ क्वेश्चन को कि टू विच जोग्राफिकल एरिया डज द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 एक्सटेंड।
अब ये जवाब भी अगर आप देखें तो इसका सवाल अगर देखें तो सवाल में ही जवाब है, क्योंकि हम जब भी कोई स्टेट्यूट पढ़ते हैं बुनियादी तौर पर उसका प्रिएम्बल देखते हैं और फिर उसका एक्सटेंट देखते हैं कि अगर वो फेडरल लॉ है तो वो थ्रू आउट पाकिस्तान, और अगर वो प्रोविंशियल लॉ है तो रेलेवेंट और कंसर्न जो प्रोविंस है उस तक की उसकी एक्सटेंट होगी और हद होगी। तो ये भी बड़ा एक आसान सवाल है कि टू विच ज्योग्राफिकल एरिया डज द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 एक्सटेंड। तो आपका जवाब क्या होगा? होल पाकिस्तान। ठीक हो गया सर। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, टू हुम डज द फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 अप्लाई। ठीक है, यहां पे आती है बात सब्जेक्ट्स, हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। तो यहां पे जवाब ऑल मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और वेर एवर दे मे बी, जहां पे भी होंगे, बी दे इन पाकिस्तान और आउट ऑफ द कंट्री, बट सिंस दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, तो दिस पर्टिकुलर लॉ बेसिकली अप्लाइज ऑन देम। बाकी के ऑप्शंस भी अगर आप देख लें, ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, नहीं ऐसा नहीं है। ओनली मुस्लिम सिटीजन्स रिजाइडिंग विद इन पाकिस्तान बॉर्डर, ऐसा भी नहीं है। आउट ऑफ पाकिस्तान भी, अगर उनकी मैरिज इज रजिस्टर्ड विद इन पाकिस्तान और वो पाकिस्तानी सिटीजन हैं, तो डेफिनेटली दिस विल अप्लाई ऑन देम एज वेल। नॉन मुस्लिम्स हु चूज टू ऑप्ट इन टू इट्स प्रोविजन, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 केम इनटू फोर्स? जी, एग्जैक्ट डेट याद नहीं होगी, ये सवाल आ भी जाते हैं कभी कभार, क्योंकि मुझे जहां तक याद है ये सवाल आया था, और उसका आई बिलीव बाय देन जब हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, तो आई बिलीव इट वाज परहैप्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और समथिंग। ठीक है, तो अब व्हेन डिड फेम द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 केम इनटू फोर्स? ऑन सच डेट इज द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस के आपको कोई भी इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर स्पेसिफाइड आप लोगों को प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का तो कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, जब भी कोई लॉ बनता है तो एक्सप्रेसली एक्सप्रेसली उस लॉ के प्रोमलगेशन की डेट उसके अंदर स्पेसिफाई की जाती है, या फिर उस नोट को ओपन रखा जाता है कि जनाब एज द फेडरल गवर्नमेंट इन इट्स गजेट पब्लिशेस द सेम। तो यहां पे भी वही है, अब उसकी जो हमें पब्लिकेशन डेट है दैट इज टू बी कंफर्म्ड कि कब वो, अब वो हमें गजेट के अंदर मिलेगा। तो द आंसर टू दिस इज कि ठीक है, दिस वाज प्रोमलगेटेड इन ईयर 1961, लेकिन इट्स इफेक्टिव डेट वाज बेसिकली पब्लिश्ड इन द गजेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो हमने 1961 का जो ऑर्डिनेंस पढ़ा था उस दिन, हम चूंकि फैमिली लॉज को ही डील कर रहे हैं, तो उसके हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, और दे आर 100% प्रिपेयर्ड बाय मी। इसमें कहीं से मतलब समझें कि कोई प्रीवियस बुक हो या किसी और किताब में से कहीं से भी इनको नहीं लिया गया, प्योरली इंस्टीट्यूट से लिया गया है। ठीक है, so you can just claim its copyright as well. You can just claim that it is compiled by us. ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस व्हाट बॉडी कंस्टिट्यूट्स एन आर्बिट्रेशन काउंसिल? ये तो हमने उस दिन पढ़ा था। नंबर वन, चेयरमैन यूनियन काउंसिल। नंबर टू, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच पार्टी। ठीक है जी, यानी स्पाउसेस। तो अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द पार्टीज। ठीक है सर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस इफ एनी पार्टी फेल्स टू नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द आर्बिट्रेशन काउंसिल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम? प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, एक्स पार्टी जाएगी, द बॉडी formed without such representative shall be the arbitration council। ठीक है, यानी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। राइट आंसर इज दिस। ठीक है सर, हम तेज तेज चलते हैं ताकि फिर बाकी भी थोड़ा सा देख लें हम। अच्छा, हु इज डिफाइंड एज चेयरमैन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैमिली
मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961? अगरचे कोई नॉन मुस्लिम है तो करना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था लास्ट डेट पर ना, ठीक है। तो चलें, बहरहाल ये इसमें आ गया कि जनाब द चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल आर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन कैंटोनमेंट एरियाज और बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द एरियाज, रेलेवेंट एरियाज, ठीक है। अच्छा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल द यूनियन काउंसिल इलेक्ट वन ऑफ इट्स मुस्लिम मेंबर्स एज चेयरमैन फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, जो हमने अभी बात कही, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो, ठीक है। If the chairman of the union council is a non-Muslim, or he himself wishes to make an application to the arbitration council, or is owing to illness or any other reason unable to discharge the functions of a chairman. What is uh, the definition of prescribed under this ordinance? प्रेस्क्राइब किसी भी ऑर्डिनेंस या एक्ट के अंदर क्या होता है? इधर इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स और प्रेस्क्राइब्ड बाय द शेड्यूल अनेक्स्ड टू द ऑर्डिनेंस, ठीक है। दो चीजें हैं, या तो होता है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स या फिर प्रेस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल अनेक्स्ड टू द ऑर्डिनेंस और एक्ट। तो इसमें जो है प्रेस्क्राइब्ड है इस पर सेकंड शेड्यूल, ठीक है। How do the provisions of the Muslim Laws Ordinance 1961 relate to the other laws, customs, or usages? How do the provisions of Muslim Family Laws Ordinance 1961 relate to the other laws, customs, or usages? Overriding effect है, ठीक है। This has got overriding effect. They shall have effect notwithstanding any law, custom, or usage. Okay. Now 11, regarding the registration of Muslim marriages, how does the ordinance dictate this process? अब इसका पहला आंसर आपके सामने है, उसमें से भी आपको कोई हेल्प मिल सकती है कि रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल एंड कैन बी डन अंडर एनी लॉ। ऑप्शनल तो नहीं है, ठीक है। यानी कि यहां अगर ऑप्शनल नहीं है तो आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे कि ऑप्शनल का एंटोनिम क्या होता है? कंपलसरी एंड मैंडेटरी, ठीक है। तो अब आपको जवाब मिल गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस शैल टेक प्लेस ओनली इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रोविजंस, यानी मैंडेटरी हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज विच प्रोसीजरल लॉज आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नॉट टू अप्लाई टू एनी आर्बिट्रेशन काउंसिल अंडर दिस ऑर्डिनेंस? वेरी गुड, सीपीसी एंड आर्बिट्रेशन एक्ट 19, आई बिलीव नो, वो तो 1908 का है, लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का है। शायद कोई रिसेंट लॉ हैज बिन प्रोमलगेटेड ऑन आर्बिट्रेशन, ये जरा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एंड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। अब 13th है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ propositors before the opening of succession, what share do their children receive? ये वही है पोता, ठीक है। हम मतलब अगर सेक्शन 4 का ही रेफरेंस दे देंगे इसके अंदर तो वो आ जाएगा। देशल पेंडिंग है। हुआ यूं था कि जैसे ही ये प्रोमलगेट हुआ 1961 में, फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया। फेडरल शरीयत कोर्ट ने रिवर्स कर दिया कि जनाब ये जो सेक्शन 4 है इट इज अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो क्योंकि आपके फेडरल शरीयत कोर्ट की एपलेट बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की फेडरल एपलेट शरीयत कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया, और उसके बाद से वो जो ऑर्डर था फेडरल शरीयत कोर्ट का, दैट इज सस्पेंडेड, और उस सस्पेंशन को बुनियाद बनाकर आपके और मेरे जैसे वकील जो है इसका फायदा ले रहे हो, ठीक है। जी जी, अभी पेंडिंग है।
अच्छा, इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज सोलमनाइज्ड अंडर फैमिली मुस्लिम लॉ मैंडेटरी अंडर दिस ऑर्डिनेंस? Every marriage solemnized under the Muslim law shall be registered. Acha, who is responsible for granting licenses to nikah registrar for marriage registration? जी, मैंने कहा था ना, तकरीबन सवालों के जवाब जो है वो सवाल में ही, लेकिन यहाँ पे यूनियन काउंसिल है। ठीक है, हाउ मेनी निकाह रजिस्ट्रार्स कैन बी लाइसेंस फॉर एनी वन वार्ड? वन है। If a marriage is not solemnized by a nikah registrar, who is responsible for reporting it to him for registration? The person who has solemnized such marriage, husband, wife, anyone. What is the penalty for contravening the provision requiring reporting of a marriage not solemnized by nikah registrar? Sure. 3 months. Simple imprisonment for term which may extend to 3 months, or with a fine which may extend to 1,000 rupees. Very good. What information about marriage registration is to be prescribed under the ordinance? देखिए, what information about marriage registration is to be prescribed under the ordinance, यानी कि ऑर्डिनेंस के तहत वो जो शादी होती है उसके क्या क्या कवायफ आप वो जो है वो लिखने हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ऑर्डिनेंस क्या रिक्वायर करता है कि एक शादी के लिए कौन कौन से कवायफ होने चाहिए? सिंपल जवाब दे सकते हैं आप कि निकाहनामा, जो निकाहनामे की रिक्वायरमेंट्स है ना वही है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जब आएंगे दो, तो उसमें लिखा है दी फॉर्म ऑफ निकाहनामा, द रजिस्टर्स टू बी मेंटेन्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार्स, the records to be preserved by union council, the manner in which marriage shall be registered under copies of nikahnama shall be supplied to parties, and the fees to be charged thereof. Acha, next is, can anyone inspect the marriage records preserved by the union council? How? Huh? Yes, on payment of the prescribed fees. देखें, once it is registered public property, कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों जाता है? ठीक है, और इसमें प्राइवेसी क्या है आखिर? Is there something which is quite private? Does it talk about some finances retained or something like that? हाँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो ठीक है, सारी चीजें हैं, लेकिन इफ इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट देन इट बिकम्स द पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर सर्टेन रीजंस। ठीक है, नाउ if a man permitted to contract another marriage during the subsistence of an existing marriage without any prior steps, is a man permitted to contract another marriage during the subsistence of an existing marriage without any prior steps or permission? को किससे परमिशन लेगा? आर्बिट्रेशन काउंसिल से। ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेशन काउंसिल में वो एप्लीकेशन लेगा, यस, चाहे रजामंदी हो या ना हो। ठीक है, कहता है नो एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल। What happens if man contracts another marriage without the required permission of the arbitration council?
कितने महीने? 6 महीने, साल? एनी सेकंड व्यू? अब कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि ये याद रहेगी आपको, और मैं आपको इन्वॉल्व भी इसलिए कर रहा हूं कि ये एक रेडी रेफरेंस बन जाएगा आपके पास। हाँ, अलबत्ता ये है कि घर जाके इसको रिपीट भी करना है और क्रॉस वेरीफाई भी करना है। मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा ये एक्सरसाइज करने का, जब आप अकेले में बैठे होंगे। और इस पे भी फिर आपने हमें फीडबैक देना है कि अगर इसमें कोई गलती है, कोई ऐसी एरर है, तो दैट इज टू बी करेक्टेड। अभी से करेक्ट करनी है। ये ना हो कि इसको आप दिमाग में बिठा लें और फिर एग्जामिनर का जो सवाल हो वहां पे फिर गलती की गुंजाइश निश्चित। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इफ अ मैन कॉन्ट्रैक्ट्स एन अदर मैरिज विदाउट द रिक्वायर्ड परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल? एनी सच मैरिज contracted without such permission shall not be registered under this ordinance. अब जाहिर है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत हर मैरिज जो है दैट इज टू बी रजिस्टर्ड। ऐसा ही है, नहीं रजिस्टर कराई तो कोई भी शख्स जाके रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के जाओगे, निकाहनामे में भी तो डेफिनेटली लिखा होता है ना कि कंवारी, विडो, इसी तरह से सेकंड मैरिज, तमाम कवायद उसमें आपने लिखने होते हैं। अगर वो सेकंड मैरिज है तो उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, वेदर दी हस्बैंड carries such permission of second marriage from the arbitration council with the consent of the woman. अगर वो नहीं है तो वो रजिस्टर नहीं होगी। और रजिस्टर ना होने से क्या मुराद है? रजिस्टर ना होने से मुराद ये है कि इवन दी शो कॉज में बी इशूड टू हिम एज टू व्हाई यू शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दीज द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फॉर पॉलीगैमी। ठीक है, what must an application for permission to contract another marriage include? Reasons for the proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives has been obtained there. ठीक है, who constitutes the arbitration council when an application for permission of the polygamy is received? कौन बनाता है? चेयरमैन यूनियन काउंसिल? चेयरमैन यूनियन काउंसिल? जो लोग कह रहे हैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल, रेज योर हैंड्स। पक्की बात? उस दिन पढ़ा था हमने। The chairman, the applicant's representative, and his existing wife or wife's representatives. ठीक है, ये वही वाली है आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो हम अभी भी ऊपर भी हम पढ़ के आए थे। 25, under what conditions may the arbitration council grant permission for a man to contract another marriage? कंडीशंस बताएं। पहला पहला जो उनके पास रीजन होगा वो क्या होगा? नंबर 1, परमिशन तो हो ना उसको, मतलब कंसेंट तो हो ना। पहली पहली पॉइंट तो ये है कि वो जब रीजंस दे रहा होगा तो उसमें लिखेगा कि द एप्लीकेंट हैज ब्रॉट कंसेंट ऑफ हिज वाइफ और वाइफ्स, कभी हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद रीजंस जो होंगे वो जिस तरह आप बता रहे हो, इफ सेटिस्फाइड दैट प्रोपोज मैरिज इज नेसेसरी एंड जस्ट, मतलब इसमें जो जवाब हमने दिया है वो ऐसा, मतलब काइंड ऑफ के जस्टिफाई करे उस रीजन को। उसमें आपका वाला ये जवाब भी आ गया, कंसेंट वाली बात भी आ गई सारी। अब अगर इसका ये जवाब दें आप, इफ द मैन प्रोवाइड सफिशिएंट फाइनेंशियल गारंटीज, if all existing wives give their written consent, if the man is over 40 years old। देखें, अगर सब लोगों ने, मतलब सब बाकी जो उसकी वाइफ्स हैं उन्होंने कंसेंट दे भी दिया, तो ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। उसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिसके लिए वो रीजंस देगा? अच्छा, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर आर्बिट्रेशन काउंसिल रिगार्डिंग इट्स डिसीजन ऑन द पॉलीगैमी एप्लीकेशन? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द आर्बिट्रेशन काउंसिल?
बड़ा क्लोज क्लोज लाके ये सवाल, मतलब चीजों को, चूंकि वो भी आपको बड़े ट्रिकी सवाल दे रहे होंगे ना, ठीक है। यस, नोटिस टू द चेयरमैन। यस, इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर द डिसीजन। ऊपर वाला सवाल का जवाब है, इसमें घुमा के दिया है आप। टू whom कैन एनी पार्टी प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल? ठीक है, पंजाब की अमेंडमेंट है, उसमें पढ़ी थी हमने। कलेक्टर के पास तो आप करेंगे रिवीजन, फिर क्या रेमेडी है? नहीं, अब ये तो आ गई ना, रिवीजन के बाद अपील कहाँ होती है? फिर तो सीपी में जाएंगे, जब देर इज नो एनी रेमेडी तो हम सीपी में, ये हमने इसमें लिखा नहीं है, हमने आपस में डिस्कस किया था, याद है। लेकिन पंजाब में कमिश्नर के पास आपको जो है वो उसका कर सकते हैं, दी कलेक्टर कंसर्न, ठीक है। व्हाट इज द फाइनलिटी ऑफ द कलेक्टर्स डिसीजन ऑन रिवीजन एप्लीकेशन रिगार्डिंग पोलीगेम? वही अभी जो डिस्कस किया हमने, दिस इज द फाइनल, नो अदर रेमेडी, ठीक है। हिज डिसीजन शैल बी फाइनल, शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। व्हाट इज द one immediate financial consequence for a man who contracts another marriage without the arbitration council's permission? सजा क्या है उसको? फाइनेंशियल पनिशमेंट। नहीं, डावर क्यों देगा? पेनल्टी होगी ना, डावर तो उस सूरत में देगा, मुअज्जल मुअज्जल वाले कॉन्सेप्ट में, या फिर वो जो है वो डावर दे जब उसको तलाक दे रहा हो, ये तो सेकंड मैरिज कर रहा है। He shall pay immediately the entire amount of the dower, whether prompt or deferred, due to the existing wife or wives. सही थे आप। कॉन्फिडेंट हो जाए ना, जब आप आंसर दें तो कॉन्फिडेंट हो जाए। यस, वो तो पनिशमेंट है ना उसको, वो तो पनिशमेंट है। ये देखें, व्हाट इज वन इमीडिएट फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस फॉर अ मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज। अब ये वो वाली बात है कि आपको जब परमिशन मिल जाए उसके बाद जो है आप अपनी जो एग्जिस्टिंग वाइफ या वाइव्स हैं उनको जो उनका डावर अमाउंट है वो मुअज्जल हो, डेफर्ड हो या प्रॉम्प्ट हो, वो देना पड़ेगा। हाउ इज द डावर अमाउंट रिकवरेबल इफ नॉट पेड बाय मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज विदाउट परमिशन? is in areas of land revenue, as areas of land revenue. What is the minimum simple imprisonment term for a man convicted for contracting another marriage without permission? ये imprisonment है, हाँ। 3 मंथ है, 6 मंथ है, कंफर्म बताएं। What is the minimum fine for a man convicted of contradicting another marriage without permission? अच्छा, एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, देखिए इसमें 3 सजाएं हैं अभी तक जो हमने पढ़ी, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। इससे बढ़कर कोई सजा नहीं है, ठीक है। फिर फाइन है जिसमें 1,000 भी है, 5,000 भी है, इससे ज्यादा भी है। तो 2 फाइन है, 3 इम्परमेंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है, जिन में मतलब। भाई अब आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई अगर सेकंड मैरिज उसने विदाउट परमिशन कर ली तो सजा साल की, ठीक है। What is the minimum fine of for a man convicted of contradicting another marriage without permission? 5,000 मिनिमम है, मिनिमम मैक्सिमम दो चीजें हैं, तुक्का 5,000 रुपीज। When a man wishes to divorce his wife by talaq, what must he do as soon as may be after the pronouncement?
वो तो तलाक दे देगा ना। Give the chairman a notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife. Accurate answer आता है. What is the penalty for contravening the provision requiring notice of talaq to the chairman? 6 month, 1 साल की सजा और 5 साल तो 5,000 रुपए का जुर्माना। नोटिस ना देने पर इतनी बड़ी सजा, ये तो सेकंड मैरिज से भी बढ़ गई। सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। एक्यूरेट आंसर था, कॉन्फिडेंट नहीं थे आप। What does talaq become? अच्छा, when does a talaq become effective unless revoked earlier? Conditions, एक तो 90 days है, एक और कंडीशन भी है। Yes, until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman। लेकिन वो कंडीशन भी है इसमें कि जब तक वो बच्चा पेट में है, ठीक है, विच एवर इज लेटर, which ever is later। Within how many days of the receipt of notice under subsection 1 must chairman constitute an arbitration council for reconciliation? 30 days? Confident? क्यों 30 days? क्यों 30 days? Why? जी नहीं, इद्दत पीरियड का तो इससे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। इद्दत 3 साल की शादी है आपकी? जी, कौन है शादीशुदा यहाँ पे? आप हैं? 3 साइकिल्स कब होती हैं इनको बताएं। जी, क्या जवाब होना चाहिए? Within how many days of the receipt of notice under subsection 1 must the chairman constitute an arbitration council for reconciliation? देखें, नोटिस किस सूरत में जाता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल कहां कहां बनती है, अभी हम पढ़ के आए सब। नंबर 1, अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है। नंबर 2, तलाक, सिंगल तलाक हो अगर, ठीक है, सिंगल तलाक हो, और अगर कोर्ट ने खुला ग्रांट करने के बाद रेफर किया है तो फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल में रुजू किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पस? सो एज टू ब्रिंग, so as to cause mediation and reconciliation and compromise, or to find out whether the consent of the wife or wives for second marriage is willing or otherwise। ठीक है, इन तमाम सूरतों में होता है। तो इसमें ये देखते हैं कि विद इन 30 डेज जो है वो उन्होंने ये आर्बिट्रेशन काउंसिल को जो है वो एक्ट अपान करना है। What is the primary purpose of the arbitration council under constituted after a talaq notice? After a talaq notice, क्या काम? Yes, to bring about a reconciliation between the parties। ठीक है, if the wife is pregnant at the time of talaq is pronounced, when does the talaq become effective? Not until the period mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever later ends। ठीक है, can a wife whose marriage has been terminated by talaq remarry the same husband? Yes, when, under which condition? Halal। Yes, without an intervening marriage with the third person, unless such termination is for third time to effect, so effective। ठीक है, यानी अगर सेकंड हस्बैंड के साथ शादी करी, पहले ने तो तीनों तलाक दे दी, लेकिन जो सेकंड हस्बैंड था वो पढ़ा लिखा समझदार था, उसने एक तलाक दी, क्या उस एक तलाक के बाद दूसरी शादी कर सकती है वो? नहीं। ठीक है, 3 तलाकें भी होनी है उसकी फिर से।
और वो इफेक्टिव हो जाए। अब जब हम इफेक्टिव कहते हैं तो पूरा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि क्या है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, नंबर वन। और अगर वो नहीं भी करता, लेट सपोज ये तमाम इरेगुलरिटीज भी हो गई, और ये इरेगुलरिटीज क्या हेम्पर करती हैं तलाक को इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव होने में, ये सवाल पैदा होता है कि भाई एक बंदा है जिसने ये तमाम लीगल इरेगुलरिटीज करी, नंबर वन, 3 तलाकें यकमुश्त दे दी। अब यहां पे फिर आपका जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स बीच में आ जाता है। कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स का ये कहना है कि जनाब अगर तीनों भी दे दी हैं तो दैट विल बी काउंटेड सिंगल। कुछ का कहना है कि नहीं जनाब, तीनों दे तो दी हैं उसने, वो इरेगुलरिटी तो है लेकिन तीनों की तीनों हो जाएंगी, और वो इफेक्टिव होगी आफ्टर 90 डेज। ठीक है, वो इफेक्टिव हो जाएगी, बेशक उसमें फिर आपने आर्बिट्रेशन काउंसिल को नोटिस दिया या नहीं दिया। ठीक है, वो एक सर। काइंड ऑफ समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो पूरी नहीं हुई उसके लिए सजा तो मुकर्रर कर सकते हैं आप, लेकिन तलाक को इफेक्टिव होने से नहीं बचा सकते। तो ये कंडीशन। If the right to divorce has been duly delegated to the wife and she wishes to exercise that right, which section's provision apply mutatis mutandis? लॉ बता दें। देखिए, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस वाली सेक्शन बात एट। तो वही वाली आ जाती है ना, जो कि आप तलाक है, यानी कि अगर मियां ने दी तो वही वाला सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तलाक तफवीज की बात कर रहा है कि अगर डेलीगेटेड जो राइट दिया गया है औरत को, तो उस पे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस वो तमाम की तमाम प्रोविजंस अप्लाई होंगी जो कि आप डेलीगेटेड पावर से हटकर एक हस्बैंड जो है वो एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो सेक्शन 7 तलाक है, जो कि पूरा का पूरा जो उसके अंदर कंडीशंस हैं कि आर्बिट्रेशन काउंसिल को नोटिस जाना है, सब चीजें करनी। If any husband fails to maintain his wife adequately, what can the wife do in addition to seeking any other legal remedy available? Apply to the chairman who shall constitute an arbitration council to determine the matter. What does the arbitration council do after determining the maintenance matter? क्या करेगा? सिंपल सा जवाब है भाई, वो गई क्यों है मेंटेनेंस के लिए, उन्होंने डिटरमिन कर दिया, अब क्या करेगी? रिक्वायर दी हस्बैंड टू पे या एरियर्स। Arbitration Council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid as a maintenance by the husband. अच्छा, to whom can a husband or wife prefer an application for revision of the maintenance? हेलो, कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, हेलो। करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, to whom can a husband or wife prefer an application for revision of the maintenance certificate? रेमेडी तो एक ही है। What is the finality of the collector's decision on a revision application regarding maintenance? Final. How is any amount payable under the maintenance provisions recoverable if not paid in due time? देखें, जहां लास्ट जहां ईयर है पे भाई। सिमिलरिटीज हैं वो सेम रहेंगी। अभी तो ऊपर देख के आए कि कैसे रिकवर करोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पंजाब अमेंडमेंट मेंशन in the ordinance, who may transfer an application for revision of maintenance certificate from a collector or to a director local government or to an additional commissioner in his division? टू कलेक्टर, अगर डायरेक्टर को लोकल गवर्नमेंट कहीं पे भी करना हो, कौन करेगा? यहां पे उसका नाम नहीं है, क्या कहा?
ठीक है। इफ नो डिटेल्स अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिवोर्स आर स्पेसिफाइड इन द निकाहनामा, यानी कि डावर और वो डेफर और प्रॉम्प्ट का नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा? अदा करना होगा ऑन डिमांड, ऐसा ही है। तो ऑन डिमांड जो होता है वो कौन सा होता है? Who is empowered to make rules to carry into effect purpose of this ordinance? Government. What is the maximum simple imprisonment term for breach of any rules made under this ordinance? रूल्स को अगर, जो कि ऑर्डिनेंस के रूल्स हैं, उसकी अगर कोई वायलेशन करेंगे तो 1 मंथ। What is the maximum fine for a breach of any rules made under this ordinance? 2000. I believe that this is going to aid into your at least जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा, खास तौर पे ऑर्डिनेंस को, उस ऑर्डिनेंस के अंदर आपको बेतहाशा चीजें बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकली आपको जहन में होंगी। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, बी इट आर्बिट्रेशन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल का डिसीजन चैलेंज करना हो, कहाँ पे जाएगा, क्या उसका मैकेनिज्म होगा, उसको ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन पंजाब में है, वो आपने देख ली। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, बीवी से परमिशन ना लेने पर क्या आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो करेगी, और रीजंस क्या होने चाहिए। फिर जो है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल है, उसका काम क्या है। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन अगर ना हो, वो अगर निकाहनामा रजिस्टर्ड है, उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उस पर क्या पेमेंट देनी पड़ेगी, अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता हस्बैंड तो कैसे रिकवर की जा सकती है। आई बिलीव दैट एटलीस्ट अगर ऑर्डिनेंस 1961 में से कोई भी आपके सामने सवाल आएगा, यू शैल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसका जवाब दे सकते। ठीक है, तो अब 10 मिनट का ब्रेक करते हैं एंड देन वील रिज्यूम अगेन। ओके।